ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैकेनिक डीजल, फीटर, टर्नर, बिल्डर, ऑटोमोबाइल, ये सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मेनली जो है हम दे रहे हैं मैकेनिक डीजल वाले के लिए, और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। आज हम जो है 5 चैप्टर को करने वाले हैं, और सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो 5 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है चैप्टर नंबर 8 है। 8 से लेकर के जो है हम लोग 12 तक आज करेंगे, ठीक है। टैप्स और डाइयाँ, ये जो है 8वां नंबर चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाहरी थ्रेड्स काटने वाले टूल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो डाई कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, खराब व जंग लगी थ्रेड्स को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है, तो किसे प्रयोग किया जाता है, तो डाई नट का। ऑप्शन ए। कह रहा है किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए किसे प्रयोग करते हैं, किसे प्रयोग करते हैं, तो टैप एक्सट्रैक्टर को, टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर या एल्युमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेट की सिफारिश की जाती है, तो ये जो है मिट्टी का तेल। आगे देखिएगा, M5 टैप द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे, किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे, तो 4 mm का। आगे देखिएगा, डाई के द्वारा 2 mm पिच वाली M16 थ्रेड काटने के लिए राउंड बारऊ बारऊ का ब्लैंक साइज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 15.8 mm होनी चाहिए। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, M10 गुना 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है, ड्रिल किए हुए होल का साइज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 8.5 mm होना चाहिए। डाई नट और कुछ नहीं है, डाई नट और कुछ नहीं है, बल्कि बल्कि जो है नट के आकार की एक डाई है, नट की आकार की एक डाई है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग किया जाता है, तीसरे टैप का प्रयोग किया जाता है, तो सुराख में बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड्स काटने के लिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है, टूटने का कारण नहीं है, तो टैप पर कोर्स थ्रेड्स है। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए, रिशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं, किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं, तो फ्लूट्स पर, फ्लूट्स पर। टैपिंग होल होना चाहिए, टैपिंग होल होना चाहिए, तो टैप की कोर डायमीटर के बराबर, टैप की कोर डायमीटर के बराबर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक डाई होती है, एक डाई होती है, तो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। ऑप्शन ए। आगे देखिए, टैप द्वारा किसी होल की थ्रेडिंग के बाद यह देखा गया है कि थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं बनी है। इस दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हो सकता है, कौन सा उपकरण हो सकता है होल का साइज ट्रैप ड्रिल के साइज की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होना, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर 9 टॉपिक का नाम क्या है, रिमिंग, रिमिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए करने वाले कटिंग टूल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रीमर कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस धातु को रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो कास्ट आयरन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कॉपर या एल्यूमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है, तो ये जो है मिट्टी का तेल कूलेंट को। आगे, एक हैंड रीमर द्वारा 10 mm व्यास वाले होल को फिनिश करना है, रिमिंग के लिए आवश्यक होल का साइज होना चाहिए, तो 9.75 mm। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मशीन रीमर के द्वारा होल की रिमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्सचर की सुदृढ़ता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रीमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या और उनकी स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें से जो है दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग, यही जो है सही है। आगे देखिए, एक अच्छी होल वाले शॉर्ट रीमर को मेंड्रल या ऑर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो चकिंग रीमर कहते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित रीमर में से विशेषतया कौन सा रीमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें की वे ग्रूव बना होता है, की वे ग्रूव बना होता है, तो हेलिकल फ्लूटिड रीमर, हेलिकल फ्लूटिड रीमर। ऑप्शन बी आंसर होगा।
निम्नलिखित रीमर्स में से कौन सा रीमर जब टेल स्टॉक पर फीड किया जाता है तो थोड़े से मिस अलाइनमेंट के लिए स्वयं समायोजित हो सकता है। तो फ्लोटिंग रीमर, ऑप्शन डी आंसर होगा। मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर कैसे भिन्न है? तो कटिंग एंजो के लिए बड़ी बेवल लीड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित मशीन रीमर्स में से किसका प्रयोग रीमर के अक्ष और कार्य के अक्ष के बीच मिस अलाइनमेंट को सही कर देता है? तो यह जो है आपका फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, ऑप्शन ए आंसर होगा। किसी रीमर के लिए होल में खराब फिनिश आती है, निम्नलिखित में से इस दोष का कौन सा कारण है? तो बोर किए गए सुराख में अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस देना। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर का नाम है सीट मेटल वर्किंग। तो चलिए इसको समाप्त कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज में प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो गेज कहते हैं, गेज, ऑप्शन बी आंसर होगा। बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है तो कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मैलेट को से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कॉपर और ब्रास की सीटें होती है तो मैलिएबल और डक्टाइल, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पंच किए हुए होल के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो बॉल पेन हैमर, ऑप्शन ए आंसर होगा। सीट मेटल कार्य को केवल धातु की सीटों पर किया जाता है जो होती है तो होती है रोल करके, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम सीटों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कारण है? तो हल्कापन, ऑप्शन ए आंसर होगा। उच्च कोरोसिव एसिड टैंकों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस सीट का प्रयोग किया जाता है? तो लैंड सीट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए स्पेशल नट का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो स्पीड नट है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वायर गेज तार की माप है तो डायमीटर जो है माप है, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो चलिए ये भी चैप्टर जो है 10 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। अब आते हैं 11 नंबर चैप्टर में, और इस 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा अधिक मात्रा में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंडक्टर में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो कम निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? तो बल्बों में किया जाता है टंगस्टन का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंडरग्राउंड केबलों में किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो लेड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, कैपेसिटेंस की इकाई होती है तो फैराड होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसकी अधिक होने से फ्यूज जो है उड़ जाते हैं? तो शॉर्ट सर्किट के कारण, करंट का बहाव अधिक होने के कारण। आगे देखिए, एम्पियर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी किसके मापने के लिए किया जाता है? तो करंट के मापने के लिए किया जाता है। ये मीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है, तो किस रूप में जोड़ा जाता है? तो सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। आगे देखिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंसु इंसुलेटर है? तो ये जो है माइका, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो चलिए ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आगे जो है 12 नंबर चैप्टर है, और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। चलिए 12 नंबर चैप्टर से जो है पहला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है तो डिस्टिल्ड पानी और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट का रंग जो होता है वो ब्राउन होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की निगेटिव प्लेट का रंग होता है, तो निगेटिव प्लेट का रंग जो होता है वो ग्रे होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में होता है तो PbO2, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा लेड एसिड बैटरी के निगेटिव प्लेट में होता है, तो निगेटिव प्लेट में होता है पीबी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है और इस करंट का इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक साइड जो है आपका करंट का प्रकार है, दूसरे साइड में जो है घनत्व का प्रभाव है। अब इसमें से जो है कौन सही है ये आपका चयन करना है, तो डीसी जो है बढ़ता है, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.280 है। यह मान प्रकट करता है कि बैटरी है तो पूर्णतः चार्ज हुई, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बैटरी इलेक्ट्रोलाइट में लगभग होते हैं, आयतन में बताना है, होते हैं तो 35% सल्फ्यूरिक एसिड और 65% पानी, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। बैटरी की आउटपुट बढ़ाने के लिए बैटरी सेलों को जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए एक स्टार्ट मोटर के लिए आवश्यक करंट की सप्लाई के समान बैटरी के करंट की सप्लाई की योग्यता को किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, तो एक उच्च दर वाले डिस्चार्ज टेस्टर से, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। बैटरी को बार बार टॉप अप करने की आवश्यकता से यह प्रकट होता है कि बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक बैटरी की क्षमता को प्लेटों की संख्या और किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है प्लेटों के का साइज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे देखिएगा एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में होते हैं, तो क्या होते हैं, तो सीरीज में 6 सेल होते हैं, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब पूर्णतः चार्ज हुई बैटरी को या तो बेंच चार्जर से अलग किया जा रहा है या वाहन के साथ फिट करते समय स्पार्क उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेलों से निकलने वाली गैस उच्च विस्फोट वाली होती है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी में लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड होती है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक बैटरी सेल में पॉजिटिव प्लेट की संख्या होती है तो निगेटिव प्लेटों से एक कम होती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो बैटरी को से टॉप अप करना चाहिए, तो साफ डिस्टिल्ड पानी से टॉप अप करना चाहिए, तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। बैटरी के तापमान में वृद्धि से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो घटती है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। 20 घंटे की दर के अनुसार एक बैटरी जो कि 20 घंटों के लिए 5 एम्पियर डिलीवर करती है और सेल वोल्टेज 1.75 वोल्ट से ऊपर बना रहता है, तो की दर होगी, तो इसकी दर क्या होगी, तो 100 एम्पियर घंटा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। बैटरी में लिक्विड जो कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर होगा। एक बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान दोनों प्लेटों में एक्टिव मटेरियल बदल जाता है तो लेड सल्फेट में बदल जाता है, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर एक स्टोरेज बैटरी के एक सिंगल सेल से प्राप्त हो सकने वाले वोल्टेज की मात्रा लगभग होती है, तो लगभग होती है 2 वोल्ट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बैटरी को फिट करते समय ध्यान दें कि सही है पोलारिटी सही है कि नहीं। आगे लेड एसिड बैटरी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करना होता है, तो केमिकल ऊर्जा के रूप में स्टोर करना होता है। आगे देखिएगा बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए प्रयोग किए जा रहे इंस्ट्रूमेंट को चित्र में दिखाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, देखिए ये जो है आपको दिखाया गया है और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, देख लीजिए फिर से देख लीजिए, ये जो है इंस्ट्रूमेंट है और इसी को दिखाया गया है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, अब ऑप्शन पे आते हैं, तो इसको जो है हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर क्या मापता है, तो अपेक्षिक घनत्व को मापता है। आगे देखिए एक सेल में कितनी इलेक्ट्रोडें होती है, तो 2 इलेक्ट्रोडें होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वेट सेलों में वेंट होल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान गैसों को निकलने देने के लिए, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह जो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लेड एसिड बैटरी की प्लेटों को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है,
तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है चैप्टर 12 तक जो है आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो ये जो है जो सेमेस्टर 1 का चल रहा है 19 चैप्टर है, 12 पहुँच गए हम लोग, 19 तक पहुँचना है। इसके बाद जो है सेमेस्टर 2 का ओनली जो होगा वो मैकेनिक डीजल वाले के लिए होगा, और ये जो है सेमेस्टर 1 वाला जो है ये आपको लगभग जो है फिटर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, बिल्डर और मैशिनिस्ट, फिर ऑटोमोबाइल, ये सभी में कॉमन है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।